नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। यह विषय आपके लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि हर मशीन, हर उपकरण और हर तकनीकी काम में बिजली का महत्व है। इसलिए हम इसे आसान भाषा में समझेंगे और धीरे-धीरे सीखेंगे। कोई भी सवाल हो, बेझिझक कमेंट में पूछिए क्योंकि सीखने में सवाल पूछना सबसे बड़ी ताकत है। मैं स्वयं तकनीकी क्षेत्र में काम कर चुका हूँ और वर्तमान में गवर्नमेंट ITI के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के ट्रेनिज को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैंने भी इसी तरह बेसिक चीज़ों से शुरुआत की थी और धीरे धीरे समझ बढ़ाई। मुझे खुशी है कि आप सब इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आपके साथ मिलकर इस विषय को रोचक और आसान बनाऊंगा। आज हम सबसे पहले परमाणु संरचना समझेंगे, जानेंगे कि पदार्थ किस चीज से बना है। साथ ही हम देखेंगे कि धारा प्रवाह कैसे होता है और चालक, कुचालक, अर्धचालक क्या होते हैं। ये सब बातें आगे चलकर इलेक्ट्रिकल समझ मजबूत करेगी। पूरा वीडियो ध्यान से देखें और सुनें। आप कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं और साथ मिलकर सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है, तो इसे परमाणु कहा जाता है। जब दो या उससे अधिक परमाणु मिलते हैं तब क्या बनता है? अणु बनता है। और परमाणु को अंग्रेजी में एटम बोलते हैं और अणु को मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो आइए इस परमाणु में होता क्या है देखते हैं। तो हर परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है और उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रल न्यूट्रॉन होते हैं। यानी कि प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो समझ में आया, नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अभी नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाएं होती हैं, इनको नॉमिनेट किया गया है। तो नाभिक के पास वाली सबसे पहली कक्षा है, इसे नॉमिनेट करते हैं K से। इसके बाद दूसरी कक्षा L से नॉमिनेट की गई। इसी प्रकार अगर कोई तीसरी कक्षा होती तो उसे M से दर्शाते हैं, जहाँ पर K का मतलब है 1, L का मतलब है 2 और M का मतलब है 3। तो आइए देखते हैं कि जो ये कक्षाएं हैं, इन कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कैसे निकाला जाता है कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कैसे पता करेंगे। तो कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो निर्भर करती है 2n² पर। तो हम इस 2n² से निकाल सकते हैं कि किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, जहां पर n है कक्ष क्रमांक। तो यहाँ पर n की वैल्यू रख देंगे कक्ष क्रमांक और उसका वर्ग कर देंगे और 2 से गुणा कर देंगे, तो उस कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। जैसा कि हमने निकाला है, प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2। द्वितीय कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 8। तृतीय कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 18।
तो यदि बोलेगा कि परमाणु के प्रथम कक्ष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। किससे निकाला हमने? 2n² से। इसी प्रकार परमाणु के द्वितीय कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 8 हो सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पर देखेंगे कि जो ये परमाणु का सबसे बाहर वाला कक्ष है, इसे क्या बोलते हैं? ये है बाह्य कक्ष। इसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी बोला जाता है, या फिर कक्ष को सेल भी बोलते हैं। तो इसको हम बाह्य सेल भी बोलते हैं। तो इस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या अधिकतम 8 हो सकती है। 8 से कम हो सकती है, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह परमाणु कैसा होगा? तो वो अक्रिय होगा। उसे हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो परमाणु के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन ही किसी भी पदार्थ के विद्युतीय गुण और रासायनिक गुण का निर्धारण करते हैं। और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इनकी ऊर्जा का स्तर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये नाभिक के पास वाली जो सबसे प्रथम कक्ष है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इनकी एनर्जी का लेवल कम होगा। और जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते जाएंगे और जो हमको कक्षाएं मिलेगी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी का लेवल बढ़ते जाएगा। और सबसे बाहर वाली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी एनर्जी का लेवल सबसे ज्यादा होता है। और उन इलेक्ट्रॉन में कौन कौन सी एनर्जी होती है? तो गतिज ऊर्जा और स्थैतिज ऊर्जा। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए उसमें क्या होगी? गतिज ऊर्जा। और सभी इलेक्ट्रॉन की एक स्थिति है, पोजीशन है, जिसके कारण क्या होगी? उसमें स्थैतिज ऊर्जा। तो इसमें गतिज ऊर्जा और स्थैतिज ऊर्जा दोनों होती है। और परमाणु के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिनकी एनर्जी का लेवल सबसे ज्यादा होता है। चूंकि जो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक से बहुत दूर होते हैं। तो दूर होने के कारण नाभिक के साथ निम्न आकर्षण बंध से बंधे होते हैं। तो निम्न आकर्षण बंध से बंधे होने के कारण क्या होगा? यानी कोई भी धक्का देगा या बाहर से ऊर्जा देगा तो वह इस ऑर्बिट से निकल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर कि इनको बाह्य ऊर्जा यानी ऊष्मा ऊर्जा दी जाती है तो क्या होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पहले से ही हायर एनर्जी लेवल पर थे। अब इनको बाहर से हम ऊष्मीय ऊर्जा देंगे तो इनकी एनर्जी का लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा। और एनर्जी का लेवल बढ़ने के कारण अब ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है इस बाहरी कक्षा में नहीं रहेंगे, अब इस कक्षा को छोड़ देंगे, यानी इस कक्षा से वो बाहर निकल जाएंगे। यानी जो इलेक्ट्रॉन है कैसे हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी पदार्थ में ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है? धारा का प्रवाह। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होता है किसी भी पदार्थ में। तो किसी भी पदार्थ के परमाणु में ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यही क्या करते हैं? किसी पदार्थ के विद्युतीय गुण और रासायनिक गुण के बारे में बताते हैं कि वह विद्युत का कैसा होगा, सुचालक होगा, कुचालक होगा या अर्धचालक होगा। तो आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी पदार्थ के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 4 से ज्यादा है तब वह पदार्थ कैसा होगा? अचालक होगा, कुचालक होगा या अधातु होगा, यानी कि नॉन मेटल। अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है तो वह पदार्थ चालक होगा, यानी धातु होगा। और अगर किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एग्जैक्ट 4 है तो वह कैसा होगा? अर्धचालक होगा, यानी चालक और कुचालक
दोनों की भांति कार्य करेगा। तो आगे देखेंगे कि वह कैसे कार्य करता है। अब अगर किसी पदार्थ के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ठीक 8 है, तब क्या होगा? क्योंकि 8 से कम हो सकती है संख्या, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होगी। अगर ठीक 8 है, तब वह परमाणु कैसा होगा? सैचुरेट होगा, संतृप्त हो जाएगा। अब वह किसी पदार्थ के साथ रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेगा। तो ऐसे पदार्थ को कहा जाता है अक्रिय, जिससे बोलते हैं इनर्ट। तो किसी पदार्थ के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, तब वह पदार्थ कैसा होगा? संतृप्त होगा और किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेगा। तो क्या होगा? अक्रिय हो जाएगा। तो किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुण और विद्युत गुण का निर्धारण कौन करता है? ये संयोजी इलेक्ट्रॉन करते हैं, क्योंकि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं और बंध बनाते हैं। इसीलिए ये संयोजी इलेक्ट्रॉन ही किसी पदार्थ के विद्युतीय और रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। तो हम इस पूरी थ्योरी से बता सकते हैं कि कोई भी पदार्थ कैसा होगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं अचालक यानी कुचालक पदार्थों के बारे में। इंसुलेटर किसे कहेंगे? तो अचालक पदार्थ क्या होते हैं, कौन होते हैं? तो वे पदार्थ जिनके परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज़्यादा होती है और मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण उस पदार्थ में धारा का प्रवाह नहीं होता है। उसे क्या बोलेंगे? कुचालक। क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो क्या होगा? धारा का प्रवाह नहीं होगा। किसी भी पदार्थ में धारा का प्रवाह कौन करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो कुचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, इसलिए यहाँ पर धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो ऐसे पदार्थ को कुचालक या इंसुलेटर कहा जाता है। अब आइए यहाँ पर चालक यानी कंडक्टर। कंडक्टर को हिंदी में संवाहक भी बोलते हैं। तो आइए हम इस चालक के बारे में देखते हैं। चालक पदार्थ क्या होगा? तो वह पदार्थ जिसके परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? इस पदार्थ में धारा का प्रवाह। तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ है जिसमें धारा का प्रवाह होता है? तो चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, ये ऐसे पदार्थ है जिनके परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, जिसके कारण इस पदार्थ में धारा का प्रवाह होता है। क्योंकि धारा का प्रवाह कौन करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है, अत्यधिक मात्रा में है, तो इन पदार्थों में क्या होगा? धारा का प्रवाह होगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो चालक पदार्थ है वह कौन होता है? तो चांदी। ध्यान रखना, चांदी सबसे अच्छा चालक पदार्थ है क्योंकि इसकी चालकता सबसे अच्छी है। तो आइए अब आगे देखते हैं अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के बारे में। तो हम सेमीकंडक्टर मटेरियल किसे बोलेंगे? तो वह पदार्थ जिसके परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ठीक 4 होती है। कितनी होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एग्जैक्ट 4 होती है और उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, वह परिस्थिति पर निर्भर करेगा। तो ऐसे पदार्थ में चालक और कुचालक दोनों के गुण होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? सेमीकंडक्टर मटेरियल। जिसमें चालक और कुचालक दोनों के गुण होंगे, उन्हें क्या कहेंगे? कहेंगे सेमीकंडक्टर। और इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 4। तो अब यह पदार्थ में दोनों के गुण होते हैं, चालक के भी और कुचालक के भी। तो यह कब चालक होगा और कब कुचालक होगा? तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। तो एक तापक्रम होता है, कौन सा? परम शून्य तापक्रम, जिसकी वैल्यू कितनी होती है?
273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। तो जो परम शून्य तापक्रम होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, यह मटेरियल कैसे कार्य करता है? कुचालक की भांति। यानी परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक पदार्थ जो होते हैं वो कुचालक की भांति कार्य करते हैं। और परम शून्य तापक्रम से अधिक तापक्रम पर या कमरे का तापक्रम कितना होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस तापक्रम पर यह अर्धचालक पदार्थ कैसे कार्य करेगा? चालक की तरह। यानी परम शून्य तापक्रम से अधिक तापक्रम या कमरे का तापक्रम पर अर्धचालक पदार्थ चालक की भांति कार्य करते हैं। तो चलिए इस पूरी थ्योरी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हैं। तो जो परमाणु है उसके नाभिक का व्यास कितना होता है? 10⁻15 मीटर यानी 1 फर्मी मीटर। तो नाभिक का व्यास 10⁻15 मीटर यानी 1 फर्मी मीटर होता है। और परमाणु का व्यास कितना होता है? 10⁻10 मीटर यानी परमाणु का व्यास 10⁻⁻10 मीटर यानी 1 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट लिखिए, पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। 2 या अधिक परमाणु को मिलाने पर एक अणु बनता है। परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है और इसमें धनावेशित प्रोटॉन होता है और उदासीन न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर पर निर्भर करती है, जहां पर n से तात्पर्य है कक्ष क्रमांक से। परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी पदार्थ के विद्युतीय गुण का निर्धारण संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। यहाँ पर देखते हैं, किसी भी पदार्थ के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 4 से ज़्यादा है तो वह पदार्थ अचालक होगा, कुचालक होगा या अधातु होगा। किसी भी पदार्थ के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है तो वह पदार्थ कैसा होगा? चालक होगा यानी धातु होगा। और किसी भी पदार्थ के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एग्जैक्ट 4 है तो वह पदार्थ कैसा होगा? अर्धचालक होगा। और यदि किसी भी पदार्थ के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, एग्जैक्ट 8, तब वह पदार्थ कैसा होगा? संतृप्त होगा, सैचुरेट हो जाएगा। अब वह किसी पदार्थ से रासायनिक क्रिया नहीं करेगा। तो ऐसे पदार्थ को हम अक्रिय बोलते हैं। अक्रिय का इंग्लिश में इनर्ट कहा जाता है। तो किसी भी पदार्थ के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 8 है तो वह पदार्थ अक्रिय हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। अब वह किसी भी पदार्थ से रासायनिक क्रिया नहीं करेगा। दूसरा देखते हैं, परमाणु के नाभिक से दूर हटने पर कक्ष में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का स्तर बढ़ते जाता है। नेक्स्ट लिखिए, बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉन अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर होते हैं, अर्थात ये नाभिक के साथ निम्न आकर्षण बंध से बंधे होते हैं, इसलिए इन्हें बाह्य ऊर्जा यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा मिलने पर
ये अपने कक्ष से बाहर निकल जाते हैं। इन्हें मुक्त या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी पदार्थ में धारा का प्रवाह इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही होता है। अब हेडिंग डालिए चालक यानी कंडक्टर, इसे हम संवाहक भी बोलते हैं। तो चालक पदार्थ क्या होगा? वे पदार्थ जिनके परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है और अत्यधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन हमेशा उपस्थित होते हैं। इसके कारण ये धारा प्रवाहित करते हैं, चालक कहलाते हैं। जैसे चांदी, तांबा, सोना और एल्यूमिनियम। तो इनमें सबसे अच्छा जो चालक पदार्थ है वो चांदी है, उसके बाद तांबा, फिर सोना और एल्यूमिनियम। तो ये क्रम है, इसको याद रखना। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो चालक पदार्थ है उनके संकेत क्या है, उनका गलनांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है और उस पदार्थ में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो चांदी का संकेत क्या है? Ag। इसका गलनांक कितना होता है? 961.8 डिग्री सेल्सियस। चांदी का परमाणु क्रमांक 47। चांदी में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1। तांबा का संकेत क्या है? Cu। तांबा का गलनांक कितना होता है? 1084 डिग्री सेल्सियस। तांबा का परमाणु क्रमांक 29। तांबा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1। सोना का संकेत क्या है? Au। सोना का गलनांक कितना होता है? 1064 डिग्री सेल्सियस। सोना का परमाणु क्रमांक 79। सोना का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। ठीक इसी प्रकार एल्यूमिनियम का संकेत क्या है? Al। एल्यूमिनियम का गलनांक कितना होता है? 660 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13। एल्यूमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 3। तो यहाँ पर देखिए जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 4 से कम, इसलिए क्या होते हैं? चालक पदार्थ। अब आगे देखते हैं अचालक या कुचालक के बारे में। तो हेडिंग डालिए अचालक, कुचालक यानी इंसुलेटर। इसके बारे में लिखिए वे पदार्थ जिनके परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक होती है और मुक्त इलेक्ट्रॉन या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। इसके कारण उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, अचालक या कुचालक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखिए कांच, चीनी मिट्टी, प्लास्टिक, रबर, बैकेलाइट, सूखी लकड़ी, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, VIR वल्केनाइज्ड इंडियन रबर और कागज। तो ये सभी अचालक पदार्थ के उदाहरण हैं। इनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। तो लिखिए अर्धचालक के बारे में वे पदार्थ जिनके परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ठीक 4 होती है, इसके कारण उसमें चालक और कुचालक दोनों के गुण होते हैं, अर्धचालक कहलाता है। नेक्स्ट लिखिए
परम शून्य तापक्रम -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन पर यह कुचालक और इससे अधिक तापक्रम या कमरे के तापक्रम पर चालक की तरह व्यवहार करता है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, टेलुरियम, बोरॉन, ग्रेटिन। ये सब क्या है? चालक पदार्थ। एक विशेष ध्यान रखना, जो कार्बन है वो अर्धचालक पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में दिया रहता है कि 3-4 नाम दिए रहेंगे, उनमें दिया रहेगा कार्बन भी, तो पूछेगा कि इनमें से अर्धचालक पदार्थ कौन नहीं है। तो कार्बन कैसा है? अर्धचालक पदार्थ नहीं है, ये ध्यान रखना। आइए अब यहाँ पर आवेश के बारे में देखते हैं कि आवेश क्या होता है। आवेश यानी चार्ज। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम, और इसको कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ईएसयू। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतीय इकाई। और आवेश का एक और मात्रक होता है, उसे बोलते हैं फ्रैंकलिन। तो आवेश के सीजीएस मात्रक जो है वो 2 होते हैं, एक होता है ईएसयू और एक होता है फ्रैंकलिन। दूसरा यहाँ पर देखेंगे कि आवेश का एक व्युत्पन्न मात्रक होता है। व्युत्पन्न मात्रक का मतलब क्या होता है? तो व्युत्पन्न मात्रक का मतलब होता है जो सूत्र के द्वारा उत्पन्न होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रोटॉन होता है उस पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो देखो, दोनों आवेश क्या है? समान। जितना प्रोटॉन पर आवेश है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो दोनों का परिमाण जो है वो क्या है? समान। सिर्फ अंतर कितना है? चिन्हों का। तो प्रोटॉन कैसा है? धन, और इलेक्ट्रॉन कैसा है? ऋण। अब देखते हैं यहाँ पर कि कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। अभी हमने क्या देखा? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे एक कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, हम निकाल लेंगे यहाँ पर। इससे इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो एक कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू दी होती है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, फिर लगाना है। तो अगर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है तो क्या देगा? 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। दूसरी चीज की, जैसे कोई भी परमाणु होता है, उस परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है। तो प्रोटॉन की संख्या
जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। तो हम देखेंगे जो परमाणु है विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर होती है, और हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? शून्य, यानी उसमें कोई भी आवेश नहीं होगा। आवेश नहीं होगा तो परमाणु कैसा होगा? विद्युतीय रूप से उदासीन होगा। हम यहाँ पर देखते हैं परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन है धन और इलेक्ट्रॉन है ऋण, और यदि धन है 10 और ऋण भी है 10, तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? शून्य, यानी आवेश का मान क्या हो जाएगा? शून्य। इसलिए परमाणु क्या होता है? विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। अब देखेंगे ये परमाणु कब आवेशित होगा, कैसे आवेशित होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा और नेगेटिव चार्ज कब आएगा। तो आइए देखते हैं आगे। तो प्रत्येक परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है जब क्या करते हैं कि दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो क्या होता है? घर्षण होता है, और इस घर्षण के कारण क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस घर्षण के कारण, ऊर्जा के कारण एक परमाणु जो होता है इससे इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु में प्रवेश कर जाता है। तो यदि किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया तो वह परमाणु कैसा होता है? धनावेशित हो जाता है। और यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो वह ऋणावेशित हो जाता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि ये दो परमाणु हैं, इसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। एक परमाणु है, इसमें 4 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। और एक परमाणु दूसरा है, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 5, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 5। अब इस कंडीशन में हम इनको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? शून्य, यानी कि 0 आवेश। तो इस कंडीशन में दोनों ही परमाणु कैसे होंगे? उदासीन होंगे। जब इन दोनों परमाणु को आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा? घर्षण। घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होगी, और एक परमाणु से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर दूसरे परमाणु में चला जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? कि फर्स्ट परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी, और प्रोटॉन क्या होंगे? यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होने का यह परमाणु कैसा हो जाएगा? धनावेशित। और दूसरा जो परमाणु है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? प्रवेश कर गया, जिसके कारण क्या हुआ? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण यह परमाणु कैसा हो जाएगा? ऋण आवेशित। यहाँ पर देखते हैं कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी थी? पहले 4 थी। अब इसको जब घर्षण किया दोनों परमाणु को तो इससे क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे परमाणु में चला गया। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब कितना हो गया? 3। अब इन दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? +1। तो +1 क्या है? शो कर रहा है कि ये धनावेशित है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर पहले से कितने थे? 5 प्रोटॉन थे, और इलेक्ट्रॉन कितने थे? 5। जब घर्षण किया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस परमाणु में आया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हुई? 6। अब इन दोनों को आपस में जोड़ो तो क्या प्राप्त हुआ? -1। तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है कि ये ऋणावेशित हो गया। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण परमाणु क्या होता है? ऋणावेशित। और इलेक्ट्रॉन घट जाए तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण वह परमाणु क्या होगा? धनावेशित। इसी को हम आयन भी बोलते हैं, धनायन और ऋणायन। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण वह धनावेशित या धनायन बन जाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण वह ऋणावेशित या ऋण आयन बन जाता है। और परमाणु के आवेशित होने का मुख्य कारण क्या है? घर्षण ऊर्जा।
अब यहाँ पर देखते हैं द्रव्यमान के बारे में। तो द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास। और मास की इकाई क्या है? किलोग्राम। तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनका द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये बहुत ही कम होता है, इसलिए हम इसको कैलकुलेशन जब करते हैं तो नगण्य मानते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.6727 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में बस थोड़ा सा ही अंतर है, 3 संख्या तक तो समान है, चौथा जो डिजिट है उसमें चेंज हो गया है। तो 27 की जगह पे क्या आ गया है? 5। तो बोलेगा कि सबसे भारी कण कौन सा होता है? तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे भारी कण कौन सा है। तो परमाणु में सबसे भारी कण क्या है? न्यूट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो हमने क्या मान लिया? नगण्य, बहुत ही कम है। तो परमाणु में सबसे भारी कण न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन के बाद थोड़ा कम हल्का कौन होता है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन से कम भारी कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो सबसे भारी न्यूट्रॉन, उससे कम भारी प्रोटॉन और सबसे कम भारी इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु में सबसे भारी कण न्यूट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन इतना हल्का है कि उसके द्रव्यमान को नगण्य मान लिया गया है। तो इसलिए जब परमाणु द्रव्यमान पढ़ते हैं तो परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है? तो उस परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का योग नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि वो बहुत ही कम होता है। तो बोलेगा कि जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो किसके बराबर होता है? तो आइए आगे देखते हैं। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान के 1840 गुना होता है, और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1836 गुना होता है। अब यदि बोलेगा कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो आइए आगे देखते हैं परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो जो परमाणु द्रव्यमान है वह प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दोनों का योग होता है। और परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी उतना ही क्या होगा उसका परमाणु क्रमांक। अब यदि बोलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनकी खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। इनकी खोज किसने की है? ये तीनों क्या है? खोजकर्ता। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। तो कई बार हम टेक्निकल के साथ नॉन टेक एग्जाम भी देते हैं, तो उसमें फिजिक्स और साइंस के बेस पर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनके खोजकर्ता कौन है। तो हमें इन तीनों के खोजकर्ताओं को भी याद रखना है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे के वीडियो भी आपको मिलते रहें। धन्यवाद।